ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। न्यूज एट 7 की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जा रही हैं। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री कुछ ही देर में रवाना हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका के लिए, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। तो ये अहम जानकारी, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर 21 से 23 नवंबर तक रहेंगे और जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि यह G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले नवंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की पुरजोर वकालत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को इस शिखर सम्मेलन का सदस्य बनवाया था। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में पहले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की दमदार मौजूदगी ग्लोबल साउथ में एक नया कूटनीतिक इतिहास लिखेगी। तो जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने वाले हैं। तो G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं आपको बता दें। अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली और जापान भी G20 शिखर सम्मेलन के लिए ये देश शामिल हैं। तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन G20 का हिस्सा है। कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी, बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर जोर दिया जाएगा, जिन पर चर्चा होगी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विकास, जलवायु परिवर्तन, ये वो ऐसे बड़े मुद्दे हैं G20 शिखर सम्मेलन के इस बार के, जिस पर चर्चा की जाएगी। द्विपक्षीय वार्ता भी कई देशों के बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। पंजाब में आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। लुधियाना में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और एक बड़ी कामयाबी है। 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में दोनों आतंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। आईएसआई के इशारे पर हमले की तैयारी में थे ये दहशतगर्द, और इनकी जो ये कोशिश है उसको नाकाम कर दिया गया है। पंजाब में ये जो मुठभेड़ है वो हुई थी, बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। लुधियाना में मुठभेड़ हुई और उसके बाद 2 आतंकी गिरफ्तार कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी हैंडलर्स के ये लगातार जो दोनों आतंकवादी हैं वो संपर्क में थे और आईएसआई के इशारे पर हमला करने की तैयारी की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी। लेकिन यहां पर सुरक्षा बलों ने, पुलिस के जवान ने ऑपरेशन चलाया और मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हो गए मुठभेड़ में, और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि पूछताछ होगी तो पूछताछ में यह देखना होगा कि आखिर इनके जो तार हैं वो कहां तक जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई ये हैंडल कर रही ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। हैंडलर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ पाक आईएसआई ਦਾ ਸੀਗਾ। देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान तेज हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है, बीजेपी का कहना है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सीईसी पर निजी हमला कर रही हैं। बीजेपी ने यह कहा और निशाना साधा है, कहा है कि उनका दर्द सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है और अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटा दिया जाता है एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उसके तहत, तो फिर ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर लगातार सता रहा है। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना,
उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है। वो कौन है? 7 फरवरी में फाइनल वोट लिस्ट नहीं होगा तो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा तो संविधान में लिखा हुआ है क्या होने वाला है। अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, सत्ता जाने का डर है। देखिए, ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी थी और एसआईआर पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और इसी बात को लेकर बीजेपी निशाना भी साध रही है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने एसआईआर से पैदा हुए हालात को चिंताजनक बताया, साथ ही इस प्रक्रिया को अव्यवस्थित करार देते हुए इसे खतरनाक बताया। जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है, तो बीएलओ भी सुसाइड कर रहा है। ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा, लेकिन ममता बनर्जी की ये दलील बीजेपी को हजम नहीं हो रही। No death till now has been reported from the other state. My question is, problem lies with the SIR or the state of West Bengal? बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को अपना वोट खोने का डर है, जिसके चलते वो ऐसा कर रही है। अब देखिए, बिहार के बाद अगला बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल का होना है और अपनी खास स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी वहां पर एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के दौरान गिरिराज सिंह ने बंगाल में एसआईआर का बिगुल फूंका और कहा कि उनकी पार्टी कभी भी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगी। एसआईआर का विरोध कर रही ममता बनर्जी को गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अवैध बांग्लादेशियों का हमदर्द बताया। दीदी जिस ढंग से एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने। उधर ममता बनर्जी एसआईआर को मेंटल टॉर्चर की संज्ञा देती दिखी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ तब से 28 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें कुछ डर से, कुछ अनिश्चितता की वजह से मरे तो कई सरकारी कर्मचारी स्ट्रेस और काम के ओवरलोड से खत्म हो गए। सीएम ममता ने अपनी इसी लाइन पर इलेक्शन कमीशन को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी। अब उनकी पार्टी बीजेपी को चिढ़ा रही है। बंगाल कभी बीजेपी का था ही नहीं और फ्यूचर में कभी भी बीजेपी का होगा भी नहीं। एसआईआर इकलौता ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव से पहले दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। और अगर हम राजनीति को अलग रख दें तो भी पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की समस्या से नकारा नहीं जा सकता। देखिए, एसआईआर की वजह से हालात ये हो गए हैं कि हर दिन सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस लौट रहे हैं। इनमें कई बांग्लादेशी तो ऐसे थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के साथ 20-20 साल पश्चिम बंगाल में गुजार दिए। 20 साल पहले हम इनलीगल तरीके से आए थे। इनके कुछ एजेंट होते हैं जो पैसों के लिए ये काम करते हैं। एसआईआर के बाद पकड़े जाने के डर से सब पहले ही वापस चले जा रहे हैं। 10-12 साल हो गए। उधर हमारा रहने नहीं दे रहा है, वही तो कागज वगैरह नहीं है, इसलिए। नॉर्थ 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट के रास्ते वापस जा रहे किसी भी व्यक्ति के पास भारतीय दस्तावेज नहीं थे। ये लोग का पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए वो लोग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और वो आसपास का जिला और कोलकाता से जो लोग रहते हैं वो लोग अभी बांग्लादेश लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों के लौटने की इकलौती वजह अभी एसआईआर है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर आग से हड़का पच गया। कानपुर के एक गोदाम में यह भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि राहत की बात है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कानपुर में ये एक गोदाम में भीषण आग लगी थी और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास यहां पर शुरू किया गया और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब कुछ जलकर इस गोदाम में खाक हो गया है। बड़े नुकसान की यहां पर आशंका जताई जा रही है। कानपुर में आग लगी तो उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, हड़कंप मच गया। दरअसल कानपुर के एक गोदाम में यह भीषण आग लगी थी। हालांकि आग की क्या वजह रही है जांच का विषय है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के खरगोन में शराब की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ हुई है और बेखौफ बदमाशों ने तो 2 शराब की दुकानों में लाखों की शराब की बोतलें तक तोड़ दी। हमलावर कौन थे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झिरनिया की एक शराब की दुकान पर कुल 1, 2, 3, 4 और 5 बदमाश घुसे हैं और डंडों से दुकान के अंदर शराब की बोतलें बेखौफ होकर तोड़ते जा रही हैं।
बाहर भीड़ जमा है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इसी बीच दुकान में तोड़फोड़ करने के बाद बदमाश आराम से दुकान से बाहर भी निकल जाते हैं। दुकान पर बोर्ड लगा है अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान। इस शराब की दुकान को निशाना बनाने के बाद बदमाशों ने दूसरी दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ की है। शराब की दुकानों पर तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद आबकारी और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आरोपियों की तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। खबरों के मुताबिक जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जाधव ने विवाद के बाद शराब कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आशंका जताई जा रही है कि लाइसेंसी शराब की दुकान में तोड़फोड़ जयश कार्यकर्ताओं ने ही की है। और खबर आपको बता दें अब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, जहां पर ड्राइवर ने खेत में 2 लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। लोग चिल्लाते रहे लेकिन बेखौफ ड्राइवर लोगों के घायल होने के बावजूद ट्रैक्टर चलाता रहा। पीड़ित पक्ष का भी आरोप है कि देर से पहुंची पुलिस कार्रवाई करने की बजाय वहां पर वीडियो बनाती रही। लोग लगातार चिल्लाते रहे लेकिन खेत में ड्राइवर ट्रैक्टर को इधर उधर चलाता रहा। खेत में मौजूद लोग इधर उधर भागते रहे। कुछ लोग नहीं बच पाए तो खेत में तेजी से दौड़ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। ट्रैक्टर की टक्कर से एक शख्स घायल हो गया। लोग चिल्लाते रहे लेकिन ड्राइवर ट्रैक्टर दौड़ाता रहा। इस दौरान ट्रैक्टर घुमाकर उस तरफ ले आया जिधर कुछ लोग थे। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले उसने महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और लोग चिल्लाते ही रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में भी ट्रैक्टर ड्राइवर का उत्पात जारी रहा। 3 घंटे से फोन लग रहा है, 2 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। दरअसल जमीन विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। आरोप है कि ट्रैक्टर चढ़ाने के बावजूद आरोपी नहीं रुके और मारपीट की। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण समारोह अयोध्या में। मंदिर के शिखर पर लगने वाले ध्वज की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। चमकदार केसरिया रंग का होगा राम मंदिर का ध्वज। राम मंदिर के ध्वज पर सूर्यदेव और ओम बना हुआ है। तो अयोध्या के राम मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ाने वाले ध्वज की पहली तस्वीर सामने आ गई है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखने में चमकदार केसरिया रंग का है और इस पर सूर्यदेव विराजमान है, तो वहीं ओम भी बना हुआ है। समारोह के निमंत्रण कार्ड की तस्वीर भी सामने आई है, जो आप देख रहे हैं। 25 नवंबर को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में होने वाले ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम में पीएम मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। 25 नवंबर को यह समारोह होगा और ध्वज परीक्षण हो रहा है अयोध्या में। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो ध्वज है उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसमें सूर्यदेव विराजमान है और ओम भी बना हुआ है। साथ ही जो निमंत्रण पत्र है समारोह का वो भी सामने आ गया है, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल होंगे। आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग COP30 कॉन्फ्रेंस के दौरान लगी और चंद मिनटों के अंदर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागते हुए नजर आ रहे थे। हर कोई जहां जगह मिली वहां भाग निकला। कॉन्फ्रेंस हॉल के एक कमरे में लगी अचानक आग से लोगों को सोचने का एक भी पल नहीं मिला। इस दौरान इमरजेंसी अलर्ट की वजह से जो जहां था वहीं से भागने लगा। आयोजन से जुड़े लोगों ने मोर्चा संभाला, आसपास रखे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया, लेकिन लोग इतने बदहवास थे कि आग से पहले अग्निशामक यंत्र को खोल दिया। नतीजतन आग पर न के बराबर असर पड़ा और धुएं की वजह से आग की सटीक लोकेशन दिखनी बंद हो गई। आग चारों तरफ अपना दायरा बढ़ा रही थी। लपटें इतनी भयंकर और इतनी ऊपर तक जा रही थीं कि एक दूरी के बाद लपटों के ऊपर सिर्फ काला धुआं ही दिखाई दे रहा था। साथ ही नीचे गिरती राख आग बुझाने की कोशिशों में मुश्किलें पैदा कर रही थी। आग बेलेम में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल ब्लू जोन में लगी थी। आग का तांडव थमा तो चंद लोगों का जमावड़ा और आग वाली जगह पर धुएं का गुबार काबिज था। आग तो थम चुकी थी, लेकिन उससे हुआ नुकसान हर तरफ बिखरा पड़ा था। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दादरी की, जहां पर सिकंदराबाद जाने वाली सड़क पर टोल के पास कल देर शाम भीषण जाम लग गया था। हालात इतने ज्यादा यहां पर खराब हो गए कि इस जाम में एक एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही।
टोल पर अक्सर लगने वाले जाम की वजह से कई बार हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दादरी से सिकंदराबाद जाने वाली सड़क पर पड़ने वाले टोल पर दिखाई दिया। बदइंतजामी और टोल कर्मियों की लापरवाही की वजह से एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई। एम्बुलेंस के भीतर एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। काफी देर तक जब हालात नहीं सुधरे तो थाना जारचा की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया और एम्बुलेंस को जाम से बाहर निकालकर आगे के लिए रवाना किया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि टोल प्रबंधन से बातचीत करके उन्हें आगाह किया गया है कि आगे से जाम के ऐसे हालात न बने। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पर ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्रेन ऑपरेटर की लापरवाही के चलते ओवरब्रिज पर रखा जाने वाला 70 टन वजनी गार्डर गिर पड़ा और इससे हड़कंप मच गया। हरपालपुर बाईपास पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। क्रेन मशीनों की मदद से भारी भरकम गार्डर ब्रिज पर लगाए जा रहे हैं। गुरुवार की सुबह 10 बजे के आसपास 70 टन के वजन का एक गार्डर ब्रिज पर रखा जा रहा था। बताया यह जा रहा है कि इसी गार्डर को रखने में लापरवाही हुई और सीमेंट का यह भारी भरकम गार्डर अचानक नीचे आ गिरा। गार्डर के गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया। जैसे ही यह गार्डर गिरा तो क्रेन उसके नीचे फंस गई और उल्टी होकर खड़ी हो गई। नतीजा यह हुआ कि क्रेन ऑपरेटर धीरेन्द्र यादव क्रेन के केबिन में ही फंस गया, जिसे गेट को काटकर बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में तुरंत छतरपुर के अस्पताल भेजा गया। गार्डर के गिरने से क्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। जैसे ही इस हादसे की जानकारी NHAI के अधिकारियों को लगी, वो मौके पर पहुंचे और इस लापरवाही के लिए बाईपास निर्माण कंपनी के अफसरों को जमकर फटकार लगाई। और आइए अब आपको दिखा देते हैं विदेश की 5 बड़ी खबरें फटाफट। नेपाल के बारा में तनाव के बाद लगाया गया कर्फ्यू। जेनजी और UML कैडर के बीच तनाव बढ़ने पर कार्रवाई की गई। PM सुशीला कार्की ने की शांति की अपील। गजा में इजरायली हमलों में 12 घंटों में 33 लोगों की मौत हो गई। इजरायल ने हमास पर लगाया युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप। कहा कि खान यूनिस में उसके सैनिकों पर की गई है गोलीबारी। गजा में युद्ध विराम के बाद 300 से ज्यादा लोगों की मौत। बीते 2 साल में 57,000 बच्चे हुए हैं अनाथ। अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा क्षमता से अधिक है अनाथ बच्चों का संकट, नहीं मिल रही है जरूरी मदद। वियतनाम में बाढ़ की वजह से 41 लोगों की मौत। 3 दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने राहत बचाव के काम में सोवियत संघ के दौरान की गाड़ियां भी उतार दी हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के दौरान स्टेज से गिरी मिस जमाइका। बैंकॉक में चल रही मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता रनवे पर चलने के दौरान स्टेज से नीचे गिरी हेनरी, वीडियो वायरल हुआ। तस्वीरें आइए अब आपको दिखा देते हैं वियतनाम से आई हुई, जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। हजारों लोग बाढ़ के पानी में यहां पर घर समा जाने की वजह से सड़कों पर आ गए हैं और जमा पूंजी खत्म हो गई है और खेतों में खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। बाढ़ का पानी अपने रौद्र रूप में बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोहे का पुल भी सैलाब तिनकों की तरह बहा ले गया। वियतनाम के कई जिलों में भारी बारिश के बाद सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। देश के कम से कम 3 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने सेना से मदद मांगी है, जिसके बाद सैलाब में फंसे लोगों के लिए सेना के 400 जवान बाढ़ में जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। देश के कई इलाकों से मदद की अपील के बाद राहत कर्मियों पर दबाव बढ़ गया है। बाढ़ से जमा पूंजी खत्म होने के बाद लोगों की खेतों में खड़ी फसलों से आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इस तबाही के साथ ही ये उम्मीद भी खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर अपनी पत्नी के साथ रिलायंस के वंतारा पहुंचे। यहां पर उन्होंने गणपति का आशीर्वाद लिया और भगवान शिव की पूजा अर्चना भी उन्होंने की। जामनगर में हर हर महादेव गूंजते नारों के बीच भगवान शिव का आशीर्वाद लेते ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी डायना भक्ति भाव में डूबे नजर आए।
दरअसल भारत दौरे पर परिवार के साथ पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जामनगर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से उनका काफिला सीधे रिलायंस के वंतारा पहुंचा। जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट में लगभग करीब 3,500 एकड़ में फैले वंतारा में दुनिया भर के घायल, शोषित और लुप्तप्राय जीवों को शेल्टर दिया जाता है। वंतारा में अनंत अंबानी के साथ ट्रंप जूनियर और उनके परिवार ने गणपति के चरणों में शीश नवाए और गणपति का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। आज से वो अपने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए, जो कि जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर G20 शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी, बातचीत होगी, जिसमें से विकास, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो बड़े मुद्दे हैं जहां पर दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत होनी है, चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ यहां पर बातचीत भी होगी, द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा मुद्दा G20 का, जिस पर चर्चा होगी जोहान्सबर्ग के उस इलाके में जहां पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। ग्लोबल साउथ के देश में साउथ अफ्रीका, यानी कि जहां पर ये जो G20 शिखर सम्मेलन है वो आयोजित हो रहा है। इसके पहले G20 शिखर सम्मेलन जब दिल्ली में हुआ तभी साउथ अफ्रीका का जो नाम है वो भारत के द्वारा ही रखा गया था, और G20 शिखर सम्मेलन अब साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका को G20 का हिस्सा बनाया गया और इसके बाद पहली बार साउथ अफ्रीका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं हम कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारी रहेगी नजर। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मां अपनी अंतिम सांस तक बच्चे को नहीं छोड़ती है। कुछ ऐसा ही असम में हुआ है, जहां पर खाई में गिरे बच्चे को हथनी निकालकर ही मानी। हाथी के बच्चे को फंसा हुआ देखकर स्थानीय बुलडोजर लेके पहुंचे, लेकिन मां का प्यार सब पर भारी पड़ गया। काजीरंगा नेशनल पार्क से सटे बार चापोरी इलाके की इस तस्वीर को देखिए। आपको बुलडोजर के आगे हाथी का बच्चा और हाथी दिखाई दे रहा होगा। दरअसल हाथी का ये बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है और मां उसे निकालने की कोशिश कर रही है। असम के शकुंजरी इलाके में लोग जंगली हाथियों से अपनी फसल को बचाने के लिए रात में पहरा देते हैं। बीती रात लोगों को हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी तो वो आवाज की तरफ बढ़े। उन्होंने जो देखा उसके बाद लोग भी हाथी के बच्चे को बचाने का इंतजाम करने लगे। जल्दी से एक एक्सीवेलेटर का इंतजाम किया गया और आधी रात में ही बचाव अभियान शुरू करने की तैयारी की गई। पास के हाथीखुली फॉरेस्ट रेंज के स्टाफ ने पूरा सहयोग दिया और मदद के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। हाथी ने बहुत ज्यादा सब्र, ताकत और मां का फर्ज निभाया। धीरे से अपनी सूंड और पैरों का इस्तेमाल करके अपने घायल बच्चे को खाई से उठाया और बाहर निकाला। जब बच्चा सुरक्षित जमीन पर आ गया तो वो उसे बाकी झुंड के साथ जंगल में वापस ले गई। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए, ये मोहन भागवत ने कहा। साथ ही कहा कि सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भागवत ने कहा है कि सरकार और पार्टियों के मामले में नहीं करते हस्तक्षेप। विनाश होने में 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन निर्माण में 2 साल लगते हैं। भौतिक मामलों में शांति जल्द स्थापित हो जाएगी, आंतरिक शांति आने में कुछ समय जरूर लगेगा। आरएसएस की तुलना किसी संगठन से नहीं की जा सकती। मोहन भागवत ने इन बड़ी बातों का जिक्र किया है। तो विनाश होने में 2 मिनट का समय लगता है, निर्माण होने में 2 साल का समय लग जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की यह बड़ी बातें। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भौतिक मामलों में शांति है वो जल्द ही स्थापित हो जाएगी। आंतरिक शांति आने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ समय लगेगा। साथ ही उन्होंने मणिपुर को लेकर कहा कि मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए। सरकार बनाने के प्रयास क्योंकि किए जा रहे हैं और सरकार और पार्टियों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। विनाश होने में 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन निर्माण में 2 साल लग जाते हैं। शांति को लेकर उन्होंने कहा कि भौतिक मामलों में शांति जल्द स्थापित हो जाएगी, आंतरिक शांति आने में कुछ समय लगेगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र शौर्य ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर जान दे दी।
सुसाइड नोट में छात्र ने कुछ टीचर्स पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए। 16 साल का शौर्य अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसको इंसाफ दिलाने के लिए पेरेंट्स ने हल्ला बोल कर दिया। सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर शौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। हाथों में शौर्य की फोटो के साथ वी वांट जस्टिस के पोस्टर लिए लोग आरोपी टीचर्स के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। ये ना हम में भी इतनी हिम्मत और ताकत और सोच नहीं आएगी। उस बच्चे ने कितना सहा होगा, और एक भरा है ना जिस दिन उसका मटका परसों, तो वो लड़का कूद गया ऊपर से। टीचर्स को तो इनका टीचिंग लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और हमें बहुत डर है कल की है ये घटना से परसों के, कि भाई कल को हमारा बच्चा ऐसा कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। आपको बता दें कि शौर्य के बैग से पुलिस को 1.5 पन्ने का सुसाइड नोट मिला। उसमें उसने टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुटी है। और वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 3.5 साल के मासूम के साथ टीचर की बेरहमी का मामला सामने आया है। आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चे को स्कूल में 2 दिनों तक अमानवीय यातना दी गई। 17 नवंबर को बच्चे को सिर पर मारा, 18 नवंबर को भी बच्चे के साथ फिर वही दोहराया। ये सनसनीखेज और गंभीर आरोप मासूम छात्र शिवांश के परिजनों के हैं। हाथ भी नहीं लगाती हूँ, आज तक मारा कि उसकी मम्मी से पूछ लो। पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक बवाल मचा। टीचर इनकार करती रही और परिजन सवाल उठाते दिखे। मासूम के परिवार ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। जिला शिक्षा विभाग ने इस मामले में जांच टीम का गठन किया है। और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के हरदोई में संडीला कस्बे से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक स्कूल में अचानक से गैस लीक हो गई, जिससे कई बच्चे अस्पताल पहुंच गए। गैस की गंध फैलते ही बच्चे घबराकर क्लास से बाहर भागे। पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में बच्चों के माता पिता स्कूल पहुंचे। गैस की गंध से कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ को खांसी और उल्टी होने लगी। बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। हरदोई के संडीला कस्बे के लायंस पब्लिक स्कूल में हुए इस गैस कांड में 16 बच्चे बीमार हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच और अधिकारियों को बच्चों का बेहतर से बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए। देखिए, हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण की बातें काफी होती हैं, लेकिन जमीन पर ये बातें दिखती नहीं है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती से आई इन तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। इन गुंडों को ना पुलिस का कोई डर है और ना कानून का कोई खौफ। अगर होता तो खाकी वर्दीधारी के सामने इस तरह महिलाओं को मारने की हिम्मत कभी ना करते। देखिए कैसे युवक ने महिलाओं को गिरा गिरा कर मारा, उनके बाल खींचे। दरअसल लड़ाई जमीन को लेकर शुरू हुई। पीड़ितों ने दबंगों से बचाव के लिए 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, लेकिन इससे गुंडे और ज्यादा नाराज हो गए और महिलाओं पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने न तो उनको रोका न टोका। एक हाथ पर हाथ धरा खड़ा रहा तो दूसरा सिर्फ वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। बुलंदशहर के पहासू में दबंग एक घर के अंदर घुस गए, जहां पर उन्होंने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की है। घर में चीख पुकार मच गई। महिलाएं रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन दबंग मारपीट करते रहे। दबंगों ने महिलाओं को जमीन पर गिराया, लात घूंसे चलाए, महिलाओं को बुरी तरह घसीटा। एक दबंग ने तो महिला की गर्दन पर पैर रखकर उसकी जान लेने की भी कोशिश की। कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखे, लेकिन दबंग नहीं माने और महिलाओं को बेरहमी से मारते रहे। तस्वीरें बुलंदशहर के पहासू कस्बे की है। आरोप है कि दबंगों ने परिवार के कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं देखिए, बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। कल देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। जयपुर में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। यूथ कांग्रेस के नेता विधानसभा जाने की जिद पर अड़े हुए थे, तभी पुलिस ने सभी को शहीद स्मारक पर ही रोक दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास कूच करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इधर पंजाब में वोट चोरी के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस ने
करीब 27 लाख हस्ताक्षरों की एक कॉपी कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी। कुछ ऐसा ही दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। लक्ष्य है कि 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान की कॉपी पूरा होने के बाद कांग्रेस इसे राष्ट्रपति को सौंपेगी। इसके अलावा शिमला में भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर एसआईआर का विरोध किया और साथ ही साथ एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर रही है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने उन 12 राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि बिहार में वोट चोरी से सरकार बनी। बीजेपी की जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। वोट चोरी तमाम तरीकों से हुई है। 62 लाख वोट काटे गए, 20 लाख ऐड किए गए। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर बीजेपी अपने हिसाब से करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सब चीज करने के लिए एसआईआर कर रहा है। यानी कांग्रेस के हमले जितने बीजेपी पर हैं, उतने ही चुनाव आयोग पर भी। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम किसान फसल बीमा योजना का विस्तार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। 2 और नुकसान बीमा में के दायरे में लाए गए हैं, तो इसका जो विस्तार है वो किया जा रहा है। इस योजना का विस्तार किया गया है और 2 और नुकसान बीमा के दायरे में शामिल किए गए हैं। जंगली जानवरों से नुकसान पर भी अब भरपाई किसानों को मिलेगी। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर भी मुआवजा किसानों को मिलेगा। कृषि मंत्री ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आप। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो अभी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो अभी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।